हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले आगामी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 63 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। 5 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, जो कि 23 जून तक चलने वाली है। तो साथ ही रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 पहले आपको क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे अधिक 40 GK GS के सवाल आपको देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन मैथ के सवाल देखने को मिलेगा और साथ ही 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, और इस 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आप सभी के पास केवल 90 मिनट रहने वाले हैं, प्लस 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 3 गलत करने पर आपका 1 में सही में से जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का यही सिस्टम रहता है। तो साथ ही इसमें जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए डेली क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज साथ ही प्रीवियस ईयर के टॉप लेवल के 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी आपका पिछले सालों में रेलवे एग्जाम हुए हैं, जैसे सवाल पूछे गए हैं, जिसके आधारित पर सारे क्वेश्चन यहाँ हम आपके लिए आज के सेशन प्रोवाइड करें और लगातार साथ ही सुबह 10 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज साथ ही अपनी तैयारी देखिएगा, क्या आप सभी से 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज सेशन का पहला प्रश्न देखेंगे सभी साथी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथी, पहले पेपर को तो बिल्कुल आप आराम से क्वालिफाइंग कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो विक्रम साराभाई को। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था भाई, तो 1956 में स्टार्ट हुआ था और 61 में समाप्त हुआ था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पुस्तक और कॉर्पोरेट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉर्पोरेट दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 2018 में 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो मॉरिशस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन यहाँ सबको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा कौन सा शहर है ऑप्शन के अनुसार कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो देखेंगे तो देखिए, कोलकाता तो है, दिल्ली भी है, मुंबई है, लेकिन हैदराबाद नहीं है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है। धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा धनायन बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 10। तो साथ ही इस समय देखिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो इसमें हम क्या करें कि जितने भी आपका प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए, चाहे साथ ही आप एनटीपीसी की बात करें, चाहे आरपीएफ की, चाहे साथ ही टेक्नीशियन की, चाहे रेलवे ग्रुप डी, यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्त कि आप रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर के सवाल करके जाएंगे तो आपके पेपर में सवाल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल साथ ही वहाँ के भी क्वेश्चन मिलेंगे। एनटीपीसी की पिछले साल के यदि सारे क्वेश्चन आप कर लगे तो समझिए 80 to 90% आपका कवर हो जाएगा जीके जीएस में, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर की ही देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही आपको करंट अफेयर की डेली क्लास करनी आवश्यक होगी, क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन आपके पेपर में सीबीटी 1 में देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन देखेंगे तो भाई पीवाईक्यू मिलेंगे, और मेरे दोस्त 10 क्वेश्चन आपको उस करंट अफेयर के सवाल देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ओके। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है? तो कार्बन का एक अपरूपी रूप कौन है इनमें से भाई? तो हीरा है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितने मांगे कि जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? तो लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितने मांगे कि जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? तो भाई ये हुआ था 11 पे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में पुनर्गठित किया गया है? भारत सरकार द्वारा कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में पुनर्गठित किया गया है? तो याद रखिए इंदिरा आवास योजना को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का जो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग वो कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ध्यान रहे 1974 में किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? बताइएगा आप लोग। तो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो ध्यान रहे साथ ही 26 संगठन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो उस तत्व का नाम बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी 8 2 7 17। तो 17 किसका होता है? तो आप जानते साथ ही क्लोरीन का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भाई उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किए गए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत कौन आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता आता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था?
2018 में जाकार्ता में आयोजित एशिया खेल हुए थे भाई, तो किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था? तो चीन देश को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 24। मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ? मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था? तो 1921-22 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 1921 टू 1922 में हुआ था भाई मोपला विद्रोह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथियों उम्मीद करूंगा आप एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद करोगे भाई, क्योंकि देखिए समय बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हम लोग फटाफट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं। तो साथी यदि आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया तो हम आपको साथियों लगभग 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन कराने वाले भी एग्जाम से पहले, यानी 4 जून तक पूरा मतलब आपको प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हम करा देंगे जितने भी आपका एग्जाम हुए हैं। ओके वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आप डेली क्लास ले लेते हैं साथी, सुबह 10 बजे क्लास आएगी, तो आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो भाई कार्ल लिनियस को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही चैप्टर वाइज भी क्लास आपको मिलने वाली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 28। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस पर नजर रखता है? लाइकेन एक ऐसा जीव है जो साथी ये वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 29। एन कहाँ की मुद्रा है? तो एन भाई जापान की मुद्रा होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में विधान परिषद है? तो भाई एपी यानी आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31। मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लगाया गया था? मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लगाया गया था? तो भाई इंदुलाल याज्ञनिक के द्वारा। ऑप्शन सी इंदुलाल याज्ञनिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 32। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? भाई पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर लाइफ मौजूद है क्या कहलाता है? आप जानते हैं साथी जीवमंडल है भाई। ऑप्शन है आज सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो याद रखिए ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन है आज सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य की चमक सतह क्या कहलाती है? सूर्य की चमक सतह क्या कहलाती है? तो याद रहे प्रकाश मंडल कहलाती है। ऑप्शन है आज सबका क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 36। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच की सीमा है? ये किन किन देश के बीच की सीमा है भाई जो 49वीं समानांतर रेखा है? याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है भाई जो 49वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 37। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, तो किसके कार्यकाल में हुआ था, यानी किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक कौन इनमें से? तो शिव कुमार शर्मा दिखाई दे रहे हैं भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत ये संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन से। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है?
उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो भाई धूसर से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। बी ऑप्शन सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो इनमें से एक अदिश राशि कौन सा है भाई? ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, बल सदिश है, संवेग भी भाई सदिश है, वेग भी साथ ही सदिश है, लेकिन द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रानुपाती होता है? बताइएगा आप लोग, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो भाई ये बॉयल के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए बॉयल का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा काम किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार जो था पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। सेब से संबंधित रोगों को किसके रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है, जो सेब से संबंधित रोग होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। जन शिक्षण संस्थान यानी JSS किस तत्वावधान में संचालित होता है? तो जन शिक्षण संस्थान किस तत्वावधान में संचालित होता है? तो भाई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संचालित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर अवस्थित है? यानी किस राज्य में प्रसिद्ध गोल गुंबज स्थित है? तो आपको मालूम होगा साथी, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे मेरे दोस्त। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? तो भाई 1969 में, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 52। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी बनाया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो आप जानते साथी 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? भारत के संविधान के 73वें संशोधन से कौन संबंधित है भाई? तो याद रखेंगे सभी साथी, पंचायतें संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो भाई 1940 में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 56। राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो एमपी का यानी मध्य प्रदेश का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 57।
ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या बोला जाता है भाई? मंडल बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 58। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या बोला जाता है? तो बृहत क्षरण बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए 59 नंबर। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की? तो सिंपल बताइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते साथी ज्योतिराव गोविंद फुले ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 60। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया भाई? तेलंगाना राज्य को भाई किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तो सर जी आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखेंगे साथी, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो साथी उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य को भाई किस राज्य से अलग करके बनाया गया? कमेंट करके बताइए। जो कि साथी 2000 में अस्तित्व में आया था, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। तो किस राज्य से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया? कमेंट करके बताएंगे सभी साथी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? तो भाई वो पेंजिया था। बी ऑप्शन पेंजिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 62। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP किस वर्ष में पारित किया गया था? एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1969 में किया गया था। डी ऑप्शन 1969 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 64। हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिल स्टेशन माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ दिया गया था? तो भाई 73वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को किससे जोड़ता है? गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को ये भाई हल्दिया से जोड़ता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो ये मेवाती घराने से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषण में थे भाई? जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में आरामी और ग्रीक में थे। बताइएगा आप लोग। तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे भाई ये प्राकृतिक भाषण में थे, जबकि भाई उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में आरामी और ग्रीक में थे, यानी प्राकृत आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 69। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का है। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी साथी बताएंगे। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर ये किस प्रकार का है भाई? तो माउंट फूजी जापान के सबसे ऊंचा शिखर जो कि साथी ज्वालामुखी शिखर का प्रकार है। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो बताइए कि आप सभी का आज की सेशन में
यानी ये साथी लगभग आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। आप क्लास में देखेंगे, वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो 4 क्लास आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। ये शायद आपका 5वां क्लास है भाई। वो मिस्टेक से आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होना चाहिए था। तो बताइए कि इस 5वें प्रैक्टिस सेट में आपका 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप हर एक क्वेश्चन याद करोगे अच्छी तरीके से, क्योंकि समय नहीं है मेरे दोस्त। प्रीवियस ईयर के लगातार हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे सुबह 10 बजे। आपको डेली साथी सुबह 10 बजे क्लास लेनी है और अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करते रहिए। बेसिक पूरा क्लियर कर लीजिए, CBT 1 आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। CBT में उतना कठिन सवाल नहीं आते हैं, आप ध्यान देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।